कहानी की शुरुआत दूर भविष्य से होती है, जब इंसानों ने सिर्फ धरती ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष के कई ग्रहों पर भी अपनी कॉलोनियां बसा ली थीं। इन नई बस्तियों को संभालने की जिम्मेदारी एक्सॉर नाम की एक विशाल मिलिट्री कंपनी के पास होती है। आसमान में तैरते उसके विशाल स्पेस कॉम्प्लेक्स के नीचे एक सुनसान ग्रह मौजूद है, जहाँ एक तरफ खतरनाक कैदियों की जेल है और दूसरी तरफ ओसाइरिस नाम का बड़ा शहर। वहीं इस पूरे ग्रह के ऊपर अंतरिक्ष में बना हुआ है फ्लोटिला, जो एक्सॉर का मिलिट्री बेस है। यहीं हमारी मुलाकात होती है लेफ्टिनेंट केन सोमरविल से। बाहर की दुनिया उसे एक महान वॉर हीरो मानती है, लेकिन उसके अंदर आज भी एक पुराना जख्म जिंदा है। कई साल पहले एक मिशन के दौरान उसकी एक छोटी सी गलती की वजह से उसकी पूरी टीम मारी गई थी। इस हादसे के बाद उस पर नशे में ड्यूटी करने का आरोप भी लगा। हालांकि बाद में वह निर्दोष साबित हो गया, लेकिन उस घटना ने उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। उसकी फैमिली टूट गई और अब वह अपनी पत्नी से अलग रहता है। सबसे ज्यादा असर उसकी बेटी इंडी पर पड़ा, क्योंकि केन फ्लोटिला में रहता है जबकि इंडी नीचे ओसिरिस शहर में अपनी नैनी के साथ रहती है। आज कई दिनों बाद केन को अपनी बेटी के साथ समय बिताने का मौका मिला है। वह उसे ग्रह के विशाल रेगिस्तान में घुमाने लाता है, लेकिन चारों तरफ फैली वीरानी देखकर इंडी बिल्कुल भी खुश नहीं होती। रास्ते में वह अपने पिता से कहती है कि उसकी माँ का मानना है कि वह अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, लेकिन केन इस बात का सीधा जवाब नहीं देता। वह सिर्फ इतना कहता है कि वह इंसानों के नए भविष्य को बनाने वाले मिशन का हिस्सा है और इसी वजह से यहाँ रहना उसकी मजबूरी है। बेटी का मूड ठीक करने के लिए वह उसे अपनी गन चलाना सिखाता है। पहले तो इंडी डरती है, लेकिन कुछ ही देर में उसका निशाना बिल्कुल सही बैठने लगता है। इसके बाद दोनों मिलकर नए बने सेफ बंकर भी देखते हैं, जिन्हें किसी बड़े खतरे के समय लोगों की सुरक्षा के लिए तैयार किया गया है। शाम होने के बाद केन इंडी को वापस ओसिरिस शहर भेज देता है, क्योंकि फ्लोटिला में बच्चों के रहने की अनुमति नहीं होती। जाते समय वह अपनी बेटी से वादा करता है कि सिर्फ एक हफ्ते बाद वापस आएगा और अगर उसे कभी भी उसकी याद आए तो वह उसे कॉल कर सकती है। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह उनकी आखिरी मुलाकात साबित होने वाली है। उसी रात ग्रह के वीरान रेगिस्तान में कुछ डरावने और रहस्यमयी जीव दिखाई देते हैं। अंधेरे में उनकी चमकती आंखें साफ बता रही थीं कि वे किसी शिकार की तलाश में हैं। अभी तक किसी इंसान को उनके बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन जल्द ही यही जीव पूरी कॉलोनी में मौत का तांडव मचाने वाले थे। अगली सुबह फ्लोटिला में केन की नींद उसके एआई असिस्टेंट ट्रेविस की आवाज से खुलती है। ट्रेविस हमेशा की तरह उसका नाश्ता तैयार करता है और उसके सभी नए मैसेज सुनाने लगता है। केन अपनी पत्नी और अपने साथी के मैसेज को नजरअंदाज कर देता है, लेकिन जैसे ही वह इंडी का मैसेज सुनने लगता है, अचानक वह बीच में ही कट जाता है। केन तुरंत ट्रेविस से मैसेज दोबारा चलाने के लिए कहता है, लेकिन ट्रेविस बताता है कि फिलहाल ग्रह की सतह से आने वाली सारी कम्युनिकेशन बंद कर दी गई है, क्योंकि जेल में कोई बड़ी गड़बड़ी हुई है। ये सुनकर केन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि नीचे ओसिरिस पर ऐसा क्या हुआ है और कुछ ही घंटों में उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच पता चलने वाला था। उधर एक्सॉर के मुख्य कंट्रोल सेंटर में एक इमरजेंसी मीटिंग चल रही होती है। यहाँ पूरी कॉलोनी की कमान संभालने वाली जनरल लिनेक्स को एक बेहद खतरनाक रिपोर्ट दी जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक जेल की सिक्योरिटी पूरी तरह टूट चुकी है और एक्सॉर द्वारा बनाए गए भयानक जीव अब कैदियों को मारते हुए तेजी से शहर की तरफ बढ़ रहे हैं। ग्रह के बाहरी इलाके लगभग खत्म हो चुके हैं और अगर इन्हें नहीं रोका गया तो कुछ ही घंटों में पूरा ओसाइरिस शहर तबाह हो जाएगा। यह सुनकर वहां मौजूद एक कर्नल तुरंत लोगों को बचाने की सलाह देता है, लेकिन जनरल लिनेक्स को इंसानी जानों से ज्यादा अपनी कंपनी की इमेज की चिंता होती है। इसलिए वह एक ऐसा फैसला लेती है जो लाखों लोगों की मौत का कारण बनने वाला था। कुछ देर बाद सभी बड़े अधिकारियों की मीटिंग बुलाई जाती है, जिसमें केन भी मौजूद होता है, लेकिन यहाँ लिनेक्स सबके सामने झूठ बोलती है। वह कहती है कि जेल के कैदियों ने बगावत कर दी है और उनके हाथ एक बेहद खतरनाक वायरस लग गया है। अगर किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो वे पूरे ग्रह में वह वायरस फैला देंगे। इसी वजह से अब प्रोटोकॉल 84 लागू किया जाएगा। इस प्रोटोकॉल के तहत पूरे ग्रह को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। लिनेक्स सभी अधिकारियों से कहती है कि उनके पास सिर्फ 23 घंटे हैं और उसके बाद पूरे ग्रह को उड़ा दिया जाएगा। साथ ही वह भरोसा दिलाती है कि शहर में रहने वाले लोगों और कर्मचारियों के परिवारों को सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। लेकिन यह पूरी कहानी एक झूठ थी। मीटिंग खत्म होते ही लिनेक्स कर्नल को आदेश देती है कि वहां मौजूद हर अधिकारी पर नजर रखी जाए। अगर कोई भी संदिग्ध हरकत करे तो उसे तुरंत रोक दिया जाए। उधर केन बार बार अपनी बेटी इंडी से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार नेटवर्क फेल हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर नीचे क्या हो रहा है। बेचैन होकर वह जेल में हुई घटना की रिपोर्ट मांगता है, लेकिन उसका एआई असिस्टेंट ट्रेविस साफ मना कर देता है, क्योंकि सारी जानकारी अब सीक्रेट घोषित कर दी गई थी। तभी वही कर्नल चुपके से केन के पास आता है। दोनों पुराने दोस्त होते हैं, इसलिए आखिरकार वह उसे पूरी सच्चाई बता देता है। असल में कोई वायरस था ही नहीं। एक्सॉर कई सालों से गुप्त रूप से ऐसे भयानक जीव बना रही थी जिन्हें नई कॉलोनियों में इस्तेमाल किया जाना था, लेकिन किसी वजह से वे सारे मॉन्स्टर कंट्रोल से बाहर हो गए और जेल से निकलकर पूरी कॉलोनी में फैल गए। अब वे तेजी से ओसाइरिस शहर की तरफ बढ़ रहे हैं और ठीक 23 घंटे बाद पूरी कॉलोनी को रिएक्टर ब्लास्ट करके हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। यह सुनते ही केन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर आता है कि कंपनी को पहले से सब पता था, फिर भी उन्होंने कर्मचारियों के परिवारों को इस ग्रह पर रहने दिया। लेकिन अब बहस करने का समय नहीं बचा था। कर्नल जल्दी से उसे बताता है कि सिर्फ 20 मिनट बाद फ्लोटिला
फ्लोटिला का हैंगर हमेशा के लिए लॉक कर दिया जाएगा। उसके बाद कोई भी जहाज न तो बाहर जा सकेगा और न ही अंदर आ पाएगा। ये सुनते ही केन एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करता। उसे सिर्फ अपनी बेटी इंडी को बचाना था। अपनी बेटी को बचाने का फैसला करते ही केन सीधे हैंगर की तरफ दौड़ पड़ता है। उसे पता था कि अगर एक बार हैंगर लॉक हो गया तो फिर वह कभी भी ओसिरिस ग्रह पर वापस नहीं जा पाएगा। हैंगर पहुंचते ही वह बिना किसी की इजाजत लिए एक लड़ाकू स्पेसशिप में बैठ जाता है और सिस्टम को ओवरराइड करके उसे स्टार्ट कर देता है। जैसे ही जहाज उड़ान भरता है, पूरे फ्लोटिला में अलार्म बजने लगते हैं। सुरक्षा अधिकारी तुरंत उसके पीछे अपने फाइटर शिप भेज देते हैं। अब अंतरिक्ष में तेज रफ्तार पीछा शुरू हो जाता है, लेकिन केन कोई आम पायलट नहीं था। वह अपनी शानदार फ्लाइंग स्किल्स से दुश्मनों की हर गोली से बचता हुआ आगे बढ़ता जाता है। एक एक करके पीछा कर रहे जहाज उसके करीब आने लगते हैं, लेकिन केन अपनी जान की परवाह किए बिना स्पेस शिप को उसकी लिमिट से भी ज्यादा स्पीड पर उड़ाने लगा है। आखिरकार वह अपने आखिरी पीछा करने वाले जहाज को भी तबाह कर देता है, लेकिन इस दौरान जहाज पर पड़ने वाला जी फोर्स इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि केन की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। उसका शरीर जवाब देने लगता है। इमरजेंसी सिस्टम तुरंत कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है और उसकी सीट को जहाज से बाहर इजेक्ट कर देता है। कुछ ही सेकंड बाद केन की आंख खुलती है। वह देखता है कि वह हजारों फीट की ऊंचाई से तेजी से नीचे गिर रहा है। घबराकर वह अपनी सीट बेल्ट खोलता है और सही समय पर पैराशूट एक्टिवेट कर देता है। किस्मत से वह सुरक्षित नीचे पानी में उतर जाता है, लेकिन जैसे ही वह पानी से बाहर निकलता है, पीछे से कोई रहस्यमयी आदमी उस पर हमला कर देता है। एक ही वार में केन बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो वह खुद को एक अनजान आदमी की बंदूक के निशाने पर पाता है। इस आदमी का नाम साई लॉम्ब्रोक था। साई साफ कहता है कि अगर केन ने एक भी गलत हरकत की तो वह उसे यहीं गोली मार देगा। अपनी जान बचाने के लिए केन वही झूठ दोहराता है जो उसे मीटिंग में बताया गया था। वह कहता है कि कैदियों ने रिएक्टर पर कब्जा कर लिया है और पूरा ग्रह खतरे में है, लेकिन साई तुरंत उसकी बात काट देता है। वह बताता है कि वह पहले उसी जेल में नर्स था, इसलिए उसे अच्छी तरह पता है कि केन सच नहीं बोल रहा। अब केन के पास झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं था। आखिरकार वह साई को पूरी सच्चाई बता देता है। वह कहता है कि कुछ ही घंटों बाद पूरा ग्रह उड़ा दिया जाएगा और उसकी 11 साल की बेटी अभी भी ओसिरिस शहर में फंसी हुई है। अगर साई उसकी मदद करेगा तो बदले में वह उसे एक सुरक्षित बंकर तक पहुंचा देगा, जहां ब्लास्ट के बाद भी लोग जिंदा रह सकते हैं। साई कुछ पल तक चुपचाप उसे देखता रहता है, फिर आखिरकार वह उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन इसके बाद कहानी अचानक कई महीने पीछे चली जाती है, जहां साई खुद उसी खतरनाक जेल का एक कैदी था। वह अपने दो साथियों विम और क्रिएट के साथ बैठकर जेल से भागने की योजना बना रहा था। साई कहता है कि अगर उन्होंने इस बार कोशिश नहीं की तो शायद जिंदगी भर कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। शुरुआत में उसके साथी इस प्लान को पागलपन बताते हैं, लेकिन कुछ देर बाद वे भी इस मिशन में उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्हें बस सही मौके का इंतजार था। जेल से भागने के लिए साई और उसके साथियों ने एक बेहद खतरनाक प्लान बनाया था। इस प्लान का पहला कदम था खुद को सॉलिटरी सेल तक पहुंचाना, क्योंकि वहीं से उन्हें बाहर निकलने का एक गुप्त रास्ता मिलने वाला था। उधर एक कैदी कार्मेल भी इसी मिशन का हिस्सा था। वह जानबूझकर कोई गलती करके सॉलिटरी में पहुंचना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही जेल का निर्दयी वार्डन मॉर्डेन उसे अपने ऑफिस में बुला लेता है। मॉर्डेन उसकी धार्मिक आस्था का मजाक उड़ाता है और कहता है कि अब उसे कभी भी सॉलिटरी में नहीं भेजा जाएगा। इसके बाद वह अपने गार्ड से कार्मेल को बेरहमी से पिटवाता है। दूसरी तरफ साई अपने प्लान के मुताबिक जेल की कैंटीन में एक कैदी से लड़ाई शुरू कर देता है। कुछ ही सेकंड में पूरी कैंटीन युद्ध का मैदान बन जाती है। हर तरफ कैदी एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। शोर सुनकर वार्डन मॉर्डेन और उसके गार्ड वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मॉर्डेन लड़ाई रोकने के बजाय कैदियों को लड़ने देता है। वह सिर्फ इतना कहता है कि बाकी लोग शांत रहें। यही तो साई चाहता था। तभी उसका साथी क्रिएट जानबूझकर एक गार्ड पर हमला कर देता है। बस फिर क्या था, पूरा जेल दंगे में बदल जाता है। गार्ड सभी कैदियों को काबू करने लगे हैं और आखिरकार साई, क्रिएट और उनके कई साथियों को पकड़कर सॉलिटरी सेल में डाल दिया जाता है। लेकिन यह कोई आम जेल नहीं थी। हर कैदी को एक घूमने वाले छोटे से लोहे के कैप्सूल में बंद किया जाता था। वहाँ लगातार तेज रोशनी चमकती रहती थी, जिससे धीरे धीरे इंसान अपना मानसिक संतुलन खो देता था। यहीं से उनकी असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। कुछ देर बाद वार्डन मॉर्डेन खुद आता है और साई के साथ उसके दोस्त विम को वहाँ से बाहर ले जाता है, लेकिन उन्हें सजा देने के लिए नहीं, बल्कि किसी और ही खौफनाक मकसद के लिए। अब कहानी वापस वर्तमान में लौटी है। साई केन के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा होता है। रास्ते में साई कहता है कि इतनी दूरी पैदल तय करना नामुमकिन है। अगर वे इसी तरह चलते रहे तो शहर तक पहुंचने से पहले ही पूरा ग्रह उड़ जाएगा। केन कहता है कि उसे पास ही एक तस्करों का अड्डा पता है। अगर किस्मत अच्छी रही तो वहाँ से उन्हें कोई गाड़ी मिल सकती है। दोनों पहाड़ों की तरफ बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी आसमान में कई सैन्य जहाज दिखाई देते हैं। केन तुरंत समझ जाता है कि एक्सोर ने उसकी तलाश शुरू कर दी है। दोनों जल्दी से लंबी घास में छिप जाते हैं और जहाज उनके ऊपर से गुजर जाते हैं। कुछ देर बाद वे एक छोटे से तस्करी वाले इलाके में पहुंचते हैं। वहाँ एक बार के अंदर दो खतरनाक लोग चाकू फेंकने का खेल खेल रहे होते हैं। इन दोनों का नाम था गिब और बिल। बार चलाने वाली महिला केन को बताती है कि बाहर खड़ी बस इन्हीं दोनों की है। केन उनके पास जाकर बस किराए पर लेने की बात करता है, लेकिन उसके बीच में आने से उनका खेल खराब हो जाता है। गिब गुस्से में चाकू उठाकर सीधा केन की गर्दन पर रख देती है। गिब की गर्दन पर रखी छुरी देकर भी केन बिल्कुल नहीं घबराता। तभी उसके साथ खड़ा साई आगे बढ़ता है और दोनों से कहता है कि केन कोई आम इंसान नहीं है। वह एक्सोर से भागकर आया है और सिर्फ अपनी
बेटी को बचाना चाहता है। अगर वे लोग उसे ओसिरिस शहर तक पहुंचा दें तो बदले में उन्हें 20,000 क्रेडिट मिलेंगे। पैसों का नाम सुनते ही बिल का रवैया थोड़ा बदल जाता है, लेकिन वह कहता है कि उनकी बस में बैठने से पहले केन को एक टेस्ट पास करना होगा। ये टेस्ट जितना अजीब था उतना ही खतरनाक भी। सबसे पहले केन को नशे वाली ड्रिंक पीनी होगी और उसके तुरंत बाद दूर रखे निशाने पर छुरी फेंकनी होगी। अगर उसका निशाना सही बैठा तभी वह उनके साथ जा सकेगा। केन बिना कुछ कहे पूरा गिलास एक ही सांस में पी जाता है। कुछ ही सेकंड में नशा उसके दिमाग पर चढ़ने लगा है, लेकिन इसके बावजूद वह पूरी शांति से छुरी उठाता है और अगले ही पल छुरी सीधा जाकर निशाने के बिल्कुल बीचों बीच धंस जाती है। ये देखकर गिब और बिल दोनों हैरान रह जाते हैं। अब उन्हें यकीन हो जाता है कि केन कोई साधारण आदमी नहीं है। आखिरकार वे दोनों उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन रास्ते में पहले उन्हें हथियारों का इंतजाम करना होगा। इधर कहानी एक बार फिर अतीत में चली जाती है, जहाँ विम की आंख खुलती है, लेकिन इस बार वह जेल की कोठरी में नहीं बल्कि एक लोहे के पिंजरे के अंदर बंद होता है। उसके सामने धीरे धीरे एक डरावना जीव चलता हुआ उसकी तरफ आने लगा है। विम पूरी ताकत से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वह जीव अपनी लंबी जीभ उसके गले में घुसाकर उसके शरीर के अंदर कोई रहस्यमयी पदार्थ छोड़ देता है। अगले ही पल विम दर्द से चीखने लगा है। दूसरी तरफ साई की भी आंख खुलती है। वह भी खुद को एक पिंजरे में कैद पाता है। उसके सामने वार्डन मॉर्डन खड़ा मुस्कुरा रहा होता है। अब वह साई को जेल का सबसे बड़ा राज्य बताता है। असल में एक्सॉर किसी नई कॉलोनी को बसाने के लिए ऐसे जीव तैयार कर रही थी जो किसी भी ग्रह के माहौल में खुद को ढाल सके, और इन जीवों को बनाने के लिए वे इंसानों पर प्रयोग कर रहे थे। कैदियों के शरीर को धीरे धीरे बदलकर उन्हें भयानक मॉन्स्टर बनाया जा रहा था। यानी जिन लोगों को जेल में सजा दी गई थी उन्हें असल में इंसान से राक्षस बनाया जा रहा था। इतने में अचानक साई के पैरों के नीचे की फर्श खुल जाती है। वह नीचे गिरता है और सीधे एक गुप्त कमरे में पहुंच जाता है। वहां उसका इंतजार कर रहा था कैदी बोस्टॉक। उसने पहले से ही भागने की पूरी तैयारी कर रखी थी। उसने सिक्योरिटी यूनिफॉर्म, नकली आईडी कार्ड और बाकी जरूरी सामान का इंतजाम कर लिया था। यहाँ तक कि साई के लिए उसने एक नकली नर्स की पहचान भी तैयार कर दी थी। साई समझ जाता है कि उनका प्लान अब सफल होने वाला है, लेकिन तभी उनका साथी क्रिएट घबराया हुआ वहां दौड़ता हुआ आता है। उसके चेहरे पर साफ डर दिखाई दे रहा था। वह सिर्फ एक ही बात कहता है कि हमने शैतान को आजाद कर दिया। यह सुनते ही सबके चेहरे का रंग उड़ जाता है और अगले ही पल पूरी जेल के अंदर ऐसी चीखें गूंजने लगती हैं जिन्हें सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। कुछ ही सेकंड में पूरा परिसर मौत के मैदान में बदल जाता है। जिन खौफनाक जीवों पर एक्सॉर सालों से गुप्त प्रयोग कर रही थी वे अब पूरी तरह आजाद हो चुके थे। गार्ड्स उन पर गोलियां बरसाते हैं, लेकिन उन मॉन्स्टर्स पर इसका कोई खास असर नहीं होता। वे बिजली जैसी रफ्तार से एक एक करके सभी सैनिकों को मौत के घाट उतारने लगे हैं। इसी अफरा तफरी के बीच साई, बोस्टॉक और क्रिएट वहां से निकलने लगे हैं। तभी सामने से एक ऐसा मॉन्स्टर आता है जिसे देखकर साई कुछ पल के लिए जम जाता है। वह कोई और नहीं बल्कि उसका दोस्त विम था, जिस पर कुछ देर पहले एक्सपेरिमेंट किया गया था। अब वह पूरी तरह इंसान से राक्षस बन चुका था। बिना किसी पहचान के वह सीधे वार्डन मॉर्टेन पर टूट पड़ता है और कुछ ही पलों में उसे बेरहमी से मार डालता है। वार्डन की मौत के बाद पूरी जेल का सिस्टम बिखर जाता है। हर तरफ कैदी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं, जबकि मॉन्स्टर्स जिसे देखते उसी पर हमला कर देते। बोस्टॉक और क्रिएट फैसला करते हैं कि उन्हें जितनी जल्दी हो सके ओसिरिस शहर पहुंचना चाहिए, लेकिन साई उनके साथ जाने से मना कर देता है। वह कहता है कि उसे पहले एक जगह जाना है, ओपेरा हाउस। उसके इस फैसले को सुनकर दोनों हैरान रह जाते हैं, लेकिन समय बहुत कम था, इसलिए वे अलग अलग रास्तों पर निकल जाते हैं। यही कहानी फिर अतीत में चली जाती है। अब हम साई की असली जिंदगी देखते हैं। वह कभी कोई अपराधी नहीं था, बल्कि धरती पर एक अस्पताल में नर्स हुआ करता था। एक दिन अस्पताल में 2 गंभीर मरीज लाए जाते हैं। जैसे ही साई उन्हें देखता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वे दोनों उसकी अपनी पत्नी और छोटी बेटी थी। उनका एक सड़क हादसे में बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ था। डॉक्टर पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन आखिरकार दोनों की मौत हो जाती है। यह हादसा साई को अंदर से पूरी तरह तोड़ देता है। दर्द और गुस्से में वह उस आदमी के कमरे में पहुंच जाता है जिसकी लापरवाही से यह हादसा हुआ था। साई उसका गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सिक्योरिटी गार्ड्स वहां पहुंच जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। इसी घटना के बाद साई पर हमला करने का केस चलता है और उसे कई सालों की जेल की सजा सुनाई जाती है। यानी जिसे दुनिया अपराधी समझ रही थी, असल में वह अपनी पत्नी और बेटी को खोने के गम में टूट चुका एक बेबस इंसान था। कहानी फिर वर्तमान में लौटी है। अब केन, साई, गिब और बिल अपनी बस में बैठकर ओसिरिस शहर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। कुछ देर बाद केन और उसके साथी हथियार लेने के लिए एक सुनसान ठिकाने पर पहुंचते हैं। वहां 2 तस्कर मैंडेल और जो उनका इंतजार कर रहे होते हैं। तय रकम से ज्यादा पैसे मांगने के बावजूद केन बिना बहस किए उन्हें पैसे दे देता है, क्योंकि इस समय उसके लिए सबसे जरूरी अपनी बेटी तक पहुंचना था। हथियार लेकर जैसे ही केन, साई, गिब और बिल वहां से निकलते हैं, दोनों तस्कर खुशी से अपने पैसों का जश्न मनाने लगे हैं। उन्हें लगता है कि आज उनकी किस्मत खुल गई है, लेकिन अगले ही पल उनकी नजर दूर अंधेरे में तेजी से दौड़ती कुछ परछाइयों पर पड़ती है। शुरुआत में उन्हें लगता है कि शायद कोई जानवर होगा, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद दर्जनों भयानक मॉन्स्टर उनकी तरफ टूट पड़ते हैं। दोनों तस्कर खिड़कियों से लगातार गोलियां चलाते हैं। कुछ मॉन्स्टर्स मारे भी जाते हैं, लेकिन उनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि उन्हें रोक पाना नामुमकिन था। कुछ ही पलों में वे जीव पूरे ठिकाने के अंदर घुस आते हैं। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। आखिरी उम्मीद के तौर पर जो अपने
अपने हाथ में एक ग्रेनेड पकड़ता है और अगले ही पल पूरे ठिकाने में जोरदार धमाका हो जाता है। उधर केन और उसके साथी इस धमाके से काफी दूर निकल चुके होते हैं। रास्ते में केन पहली बार सभी को उन मॉन्स्टर्स की सच्चाई बताता है। वह कहता है कि ये कोई एलियन नहीं है, इन्हें एक्सॉर ने खुद बनाया था। और सबसे बड़ी बात, सिर्फ 4 घंटे बाद पूरी कॉलोनी को उड़ाने वाला विस्फोट होने वाला है। बस के अंदर कुछ देर के लिए सन्नाटा छा जाता है। फिर सभी अपनी अपनी जिंदगी, किस्मत और इंसानों द्वारा कैदियों पर किए गए प्रयोगों की बातें करने लगते हैं। कई घंटों का सफर तय करने के बाद आखिरकार वे ओसिरिस शहर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां का नजारा देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। पूरा शहर तबाही में बदल चुका था। हर सड़क पर लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। चारों तरफ आग लगी हुई थी। जहां देखो वहां मॉन्स्टर्स इंसानों पर हमला कर रहे थे। जो भी उनके हाथ लग रहा था या तो मारा जा रहा था या फिर कुछ ही मिनटों में खुद एक भयानक जीव में बदल रहा था। ये देखकर केन समझ जाता है कि अब एक एक सेकंड कीमती है। वह जल्दी से प्लान बनाता है। केन और साई उसकी बेटी इंडी को लेने जाएंगे, जबकि गिप और बिल बस के पास रहकर उन्हें कवर देंगे और जरूरत पड़ने पर मॉन्स्टर्स को रोकेंगे। केन और साई तेजी से उस अपार्टमेंट बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं जहां इंडी अपनी नैनी के साथ रहती थी। पूरी बिल्डिंग में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर दूर तक किसी इंसान की आवाज नहीं आ रही थी। सीढ़ियां चढ़ते समय उनकी मुलाकात एक डरे हुए पड़ोसी से होती है। केन घबराकर उससे इंडी के बारे में पूछता है, लेकिन वह कहता है कि उसने काफी देर से किसी को नहीं देखा। इतना कहकर वह जल्दी से वहां से भाग जाता है। अब केन का दिल और तेज धड़कने लगा है। दोनों इंडी के फ्लैट का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसते हैं। अंदर का नजारा देखकर केन की सांसें थम जाती हैं। पूरा घर बिखरा पड़ा था और इंडी की नैनी खून से लथपथ फर्श पर मरी हुई पड़ी थी। कुछ पल के लिए केन को लगा कि शायद उसने अपनी बेटी को भी हमेशा के लिए खो दिया है, लेकिन तभी अलमारी के अंदर से हल्की सी आवाज आती है। केन दौड़कर दरवाजा खोलता है। अंदर डरी हुई इंडी छिपी बैठी होती है। अपने पिता को देखते ही वह दौड़कर उनसे लिपट जाती है। केन राहत की सांस लेता है। वह अपनी बेटी को यह नहीं बताता कि उसकी नैनी मर चुकी है, सिर्फ इतना कहता है कि वह घर चली गई है और अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी उन्हें नीचे से किसी डरावने जीव की आवाज सुनाई देती है। केन और साई जल्दी से इंडी को लेकर बाहर निकलते हैं। वे सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन तभी एक मॉन्स्टर उनका रास्ता रोक लेता है। उसका विशाल शरीर पूरी सीढ़ी को घेर चुका था। अब नीचे उतरना नामुमकिन था। दूसरी तरफ बाहर बस के पास हालात लगातार बिगड़ रहे थे। गिप और बिल लगातार मॉन्स्टर्स पर गोलियां चला रहे थे, लेकिन लड़ाई के दौरान एक मॉन्स्टर बिल पर हमला कर देता है। गिप उसे जैसे तैसे बस के अंदर खींच लाती है। वह फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढती है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। बिल की हालत हर सेकंड खराब होती जाती है। गिप उसकी जान बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन कुछ ही पलों बाद बिल उसकी बाहों में दम तोड़ देता है। यह देखकर गिप पूरी तरह टूट जाती है। उधर बिल्डिंग की छत पर फंसे केन, साई और इंडी नीचे उतरने का दूसरा रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन चारों तरफ सिर्फ मौत दिखाई दे रही थी। तभी साई एक खतरनाक फैसला लेता है। वह इंडी को अपनी बाहों में उठाता है और बिना एक पल सोचे सीधे कई मंजिल ऊंची छत से नीचे खड़ी बस की छत पर छलांग लगा देता है। सौभाग्य से दोनों सुरक्षित बस के ऊपर गिरते हैं। अब केन भी पूरी हिम्मत जुटाकर वहीं छलांग लगाता है, लेकिन आखिरी पल में उसका संतुलन बिगड़ जाता है। वह नीचे गिरने ही वाला होता है कि तभी साई उसका हाथ पकड़ लेता है। काफी मुश्किल के बाद वह भी बस की छत पर चढ़ने में सफल हो जाता है। तीनों जोर जोर से बस की छत पीटने लगते हैं और गिप से दरवाजा खोलने की गुहार लगाते हैं, लेकिन गिप अंदर बैठी बिल की लाश को देख रही होती है। आखिरकार गिप अपने डर पर काबू पाती है और बस का हैच खोल देती है। केन, साई और इंडी जल्दी से बस के अंदर पहुंच जाते हैं। गिप अब बिना एक सेकंड गंवाए बस स्टार्ट करती है और वहां से तेजी से निकल जाती है। कुछ देर बाद जब खतरा थोड़ा कम होता है तो केन अपनी बेटी इंडी के पास बैठता है। वह उससे पूरी सच्चाई बताने की कोशिश करता है कि आखिर इस ग्रह पर क्या हो रहा है। केन अपनी बेटी से माफी मांगता है। वह कहता है कि उसे अपनी जिंदगी में उसके साथ ज्यादा वक्त बिताना चाहिए था। उसे हमेशा अपनी बेटी के पास रहना चाहिए था, लेकिन काम और पुराने हादसे की वजह से वह उससे दूर होता चला गया। इंडी अपने पिता की बात समझ जाती है और आखिरकार उसे माफ कर देती है, लेकिन अभी उनके पास जश्न मनाने का कोई वक्त नहीं था। केन जानता था कि सिर्फ कुछ घंटों बाद पूरा ग्रह तबाह होने वाला है, इसलिए वह गिप को उस सुरक्षित बंकर का रास्ता बताता है जहां वे लोग विस्फोट से बच सकते थे। केन यह भी सुनिश्चित करता है कि बस में मौजूद हर व्यक्ति बंकर का सिक्योरिटी कोड याद कर ले। अब सभी की उम्मीद सिर्फ उसी बंकर पर टिकी थी। उधर एक्सॉर के मुख्य कॉम्प्लेक्स में जनरल लिनेक्स अपनी सबसे खतरनाक योजना को अंजाम देने की तैयारी कर रही होती है। वह प्रोटोकॉल 84 शुरू करने वाली होती है। तभी एक अधिकारी उसे बताता है कि एक बस उनके एक सीक्रेट बंकर की तरफ बढ़ रही है। लिनेक्स तुरंत समझ जाती है कि शायद कोई उनके प्लान के बारे में जान चुका है। वह एक मिलिट्री जहाज को बस का पीछा करने का आदेश देती है। कुछ देर बाद इंडी की नजर आसमान में उड़ते एक जहाज पर पड़ती है। वह तुरंत अपने पिता को बताती है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। केन खिड़की से बाहर देखता है और समझ जाता है कि एक्सॉर ने उन्हें ढूंढ लिया है। वह इंडी को नीचे छिपने के लिए कहता है। इसके बाद केन गिप से कहता है कि अभी बंकर की तरफ बिल्कुल मत मुड़ना। अगर जहाज ने उनका रास्ता देख लिया तो वह सीधे बंकर तक पहुंच जाएगा और वहां छिपे सभी लोगों की मौत हो जाएगी। इसलिए गिप बस को दूसरे रास्ते पर ले जाती है। जहाज काफी देर तक उनका पीछा करता रहता है, लेकिन कुछ समय बाद वह अचानक वहां से चला जाता है। केन को लगता है कि शायद वे बच गए हैं। अब गिप बस को बंकर की तरफ मोड़ देती है। सभी को लगने लगता है कि आखिरकार वे सुरक्षित जगह तक पहुंच जाएंगे, लेकिन कुछ ही दूरी तय करने के बाद वही मिलिट्री जहाज अचानक उनके सामने आ जाता है। इस
बार वह बिना किसी चेतावनी के बस पर गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। गोलियों की बौछार से बस बुरी तरह हिलने लगती है। गिब कंट्रोल संभालने की कोशिश करती है लेकिन बस बेकाबू हो जाती है। कुछ ही सेकंड में बस बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाती है। जब फायरिंग रुकती है तो अंदर का नजारा देखकर इंडी की चीख निकल जाती है। केन और गिब गंभीर रूप से घायल हो चुके थे लेकिन साय और इंडी अभी भी जिंदा थे। इंडी अपने पिता को छोड़कर वहां से जाने के लिए तैयार नहीं होती लेकिन केन समझ चुका था कि उसके पास अब ज्यादा समय नहीं है। वह साई से सिर्फ एक बात कहता है, इसे किसी भी हालत में बंकर तक पहुंचाना। साई इंडी को अपने साथ लेकर बस से बाहर निकल जाता है। इंडी पीछे मुड़कर अपने पिता को देखती रहती है और यह शायद उसके पिता के साथ उसकी आखिरी मुलाकात थी। लेकिन बंकर तक पहुंचने से पहले ही जंगल में एक भयानक मॉन्स्टर उनका रास्ता रोक लेता है। साई तुरंत इंडी को अपने पीछे करता है और उस जीव पर गोलियां चलाने लगा है। मॉन्स्टर तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है और अचानक अपनी लंबी जीभ साई के गले में घुसा देता है। साई दर्द से चीख उठता है लेकिन वह हार नहीं मानता। वह अपनी बंदूक उठाता है और बिल्कुल करीब से उस मॉन्स्टर को गोली मारकर खत्म कर देता है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उस जीव का जहरीला संक्रमण साई के शरीर में पहुंच चुका था। फिर भी साई इंडी को लेकर आगे बढ़ता रहता है। आखिरकार दोनों बंकर के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। इंडी जल्दी से सिक्योरिटी कोड डालती है। दरवाजा खुल जाता है। दोनों अंदर घुसते हैं और ठीक उसी समय बाहर पूरे ग्रह को खत्म करने वाला विस्फोट शुरू हो जाता है। कुछ ही सेकंड में ओसिरिस आग और तबाही में बदल जाता है लेकिन अंदर बैठे साई और इंडी फिलहाल सुरक्षित है। हालांकि अब एक नई मुसीबत उनका इंतजार कर रही थी। जिस मॉन्स्टर ने गुफा में साई पर हमला किया था उसका जहर धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलने लगा था। साई समझ चुका था कि अब उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। उसके हाथ कांपने लगते हैं, नसें काली पड़ने लगती हैं और पूरे शरीर में असहनीय दर्द शुरू हो जाता है। वह जानता था कि कुछ ही देर में वह भी उन्हीं राक्षसों में बदल जाएगा। इसीलिए वह इंडी से कहता है कि बंकर में कोई तेज धार वाली चीज ढूंढ कर लाए ताकि वह खुद अपनी जान ले सके। लेकिन इंडी यह सुनते ही रोने लगती है। वह साफ मना कर देती है क्योंकि अब उसके पास साई के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं बचा था। वह उसका हाथ पकड़कर कहती है कि वह उसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। साई उसे बार बार दूर जाने के लिए कहता है लेकिन इंडी एक पल के लिए भी उसका साथ नहीं छोड़ती। वह उसके पास बैठी रहती है, उसका हाथ पकड़कर उसे शांत करने की कोशिश करती रहती है। फिर कहानी एक बार फिर अतीत में चली जाती है। अब हमें साई की पूरी कहानी दिखाई जाती है। वह कभी कोई अपराधी नहीं था। धरती पर वह एक अस्पताल में नर्स की नौकरी करता था और अपनी पत्नी व छोटी बेटी के साथ बेहद खुशहाल जिंदगी जी रहा था। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। अचानक अस्पताल में दो गंभीर घायल मरीज लाए जाते हैं। जैसे ही साई उनका चेहरा देखता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वे उसकी अपनी पत्नी और बेटी थी। एक भयानक सड़क हादसे में दोनों बुरी तरह घायल हो चुकी थी। डॉक्टर पूरी कोशिश करते हैं लेकिन दोनों की जान नहीं बचा पाते। अपनी पूरी दुनिया को एक ही दिन में खो देने के बाद साई अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। उसे पता चलता है कि हादसे का जिम्मेदार आदमी अस्पताल में ही भर्ती है। गुस्से और दर्द में वह उसके कमरे में घुस जाता है। वह उस आदमी का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन तभी सिक्योरिटी गार्ड्स वहां पहुंच जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। यही एक गलती उसकी पूरी जिंदगी बदल देती है। उसी हमले के आरोप में साई को कई सालों की जेल की सजा सुनाई जाती है। जहां से शुरू हुई थी उसकी यह पूरी कहानी फिर वर्तमान में लौटी है। कई दिन बीत चुके थे। ओसिरिस ग्रह पूरी तरह तबाह हो चुका था। चारों तरफ सिर्फ राख और मलबा बचा था लेकिन उस सुरक्षित बंकर के अंदर इंडी अभी भी जिंदा थी। उसके साथ था साई जो अब पूरी तरह इंसान नहीं रहा था। उसका शरीर एक भयानक मॉन्स्टर में बदल चुका था लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसके अंदर अभी भी इंसानियत की कुछ यादें बाकी थीं। वह इंडी को पहचानता था और उसे किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाता था। एक दिन दो खोजी अंतरिक्ष यात्री उस उजड़े हुए ग्रह पर पहुंचते हैं। उन्हें दूर स्पेस सूट पहने इंडी दिखाई देती है। वे उसके पास पहुंचने की कोशिश ही कर रहे होते हैं कि तभी अचानक साई उन पर हमला कर देता है। कुछ ही सेकंड में वह एक आदमी को मार देता है। दूसरा आदमी डर के मारे हथियार डाल देता है। अब इंडी उससे पूछताछ करती है। वह बताता है कि पूरी दुनिया को यही बताया गया है कि ओसिरिस ग्रह पर कैदियों ने बगावत कर दी थी। उन्होंने रिएक्टर पर कब्जा कर लिया जिसकी वजह से पूरा ग्रह नष्ट हो गया और कोई भी जिंदा नहीं बचा। यानी एक्सॉर ने अपनी सारी सच्चाई दुनिया से छिपा दी थी। फिर वह आदमी यह भी बताता है कि फ्लोटिला अब धरती वापस लौट रही है क्योंकि इस मिशन को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। यह सुनते ही इंडी एक बड़ा फैसला करती है। वह उस खोजी से कहती है कि अगर वह जिंदा रहना चाहता है तो उसे अपने जहाज में छिपाकर फ्लोटिला तक ले जाएगा। डरा हुआ आदमी मजबूरी में उसकी बात मान जाता है। कुछ देर बाद वे सभी उसके छोटे स्पेसशिप में सवार होकर वहां से उड़ जाते हैं। सफर के दौरान वह आदमी एक हैरान कर देने वाला दृश्य देखता है। इंडी और साई बिना एक शब्द बोले सिर्फ इशारों की भाषा में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। इंडी प्यार से साई के सिर पर हाथ फेरती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। फिर मुस्कुराकर कहती है, चलो अब घर चलते हैं। उसकी आंखों में अपने पिता के लिए दर्द साफ दिखाई दे रहा था। वह जानती थी कि केन अब इस दुनिया में नहीं है लेकिन उसने अपने पिता से किया हुआ आखिरी वादा निभा दिया था। वह जिंदा थी और अब अपने नए साथी साई के साथ धरती की ओर लौट रही थी। यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है लेकिन इसके साथ कई सवाल भी छोड़ जाती है। क्या एक्सॉर के अपराध कभी दुनिया के सामने आएंगे? क्या साई के अंदर बची इंसानियत हमेशा जिंदा रहेगी? और क्या इंडी को आखिरकार अपना नया घर मिल पाएगा? इन्हीं सवालों के साथ द ओसाइरिस चाइल्ड मूवी की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेन्ड वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।